आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। श्रीलंका में प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। गृह युद्ध होगा कि नहीं, उस पर मैंने लेक्चर बनाया था। देखिए, एक मैंने लेक्चर लिया था, क्या भारत की हालत श्रीलंका जैसी होने वाली है। एक मैंने लेक्चर लिया था, लेकिन वो तब जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। आज हम किसी दूसरे कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि क्या जैसे अभी श्रीलंका में हो रहा है, क्या भारत में भी कभी वैसा हो सकता है। बात करेंगे इसकी, लेकिन बात पहले इसकी करेंगे। हमारा पॉलिटी का सेशन लाइव है, जो आर्टिकल्स का सेशन है ना, जो पॉलिटी का है। अगर आपको आर्टिकल्स याद करने में दिक्कत है, ले लो ये कोर्स अभी इसी वक्त। बहुत ही सस्ते दामों पे हमने कोर्स निकाला है। शाम 5 बजे क्लास लाइव होगी, तो शाम 5 बजे तक का आपके पास वक्त है। टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कराया जाएगा। नंबर पे व्हाट्सएप करिए, नहीं तो ऐप पे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। नहीं ज्वाइन करेंगे तो क्लास मिस हो जाएगी। तो इसीलिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए अपनी पेमेंट रिसीट के साथ। आपको तुरंत वो लिंक दिया जाएगा, लेकिन पेमेंट रिसीट चाहिए होगी। तो आप जरूर इन कोर्सेज को अवेल करें। हिस्ट्री और क्यूब्स का हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। पॉलिटिकल लाइव कोर्स है, कंबाइन भी ले सकते हैं, वरना सेपरेट पॉलिटिकल ले लीजिए। चलिए, ओके। इंडिया, देखिए, भारत श्रीलंका की तरह होगा ये बहुत ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, बट बहुत मुश्किल है। उसका मैं रीजन बताऊंगा। सबसे पहले तो वो क्या क्या चीजें हैं जो खतरे की तरफ इशारा करती हैं। फ्रीबीज से बच के रहना है। श्रीलंका $51 बिलियन डेट कर्जे में है, जो कि वापस नहीं देगा। ना खाना है, ना फ्यूल है, कुछ नहीं है वहां पे। लोगों के पास खाना नहीं है, और अगर खाना है भी तो वो इतना महंगा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो श्रीलंका बर्बाद हो चुका है। नेपाल भी उसी रास्ते पे जा रहा है, लेकिन नेपाल बच जाएगा, क्योंकि नेपाल का रुपया भारत से लिंक है। भारत की मॉनेटरी पॉलिसी नेपाल पे असर डालती है, तो नेपाल बच जाएगा। पाकिस्तान नेक्स्ट श्रीलंका होने वाला है, बिल्कुल पिक्चर पूरी लिखी जा चुकी है, और पाकिस्तान अगला श्रीलंका होगा। पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी है। साउथ ईस्ट अफगानिस्तान तो खैर वो तो श्रीलंका से भी ऊपर चला गया है, और अफगानिस्तान एक गॉन स्टेट है, अब उसको कुछ नहीं हो सकता उसका, ठीक है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, लेकिन हम भारत की बात कर रहे हैं। इंडिया में देखिए, इंडिया का एक फेडरल स्ट्रक्चर है ना। हमारे यहां जो है, भारत जो है वो एक तरीके से, देखिए अभी विश्वगुरु नहीं, लेकिन एक वक्त पे विश्वगुरु हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं भारत में वो स्किल्स हैं जो मुसीबतों से हमेशा उबार लेंगी। तो भारत कभी मुसीबत में नहीं जाएगा। मुश्किल है भारत का जाना। दुनिया में रिसेशन आएगा, मंदी आएगी, लेकिन भारत में मंदी इतनी नहीं आती है। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई जो इसको कंट्रोल कर ले जाता है। फिस्कल पॉलिसी भी ऐसी है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल है, लेकिन अभी आरबीआई ने वार्न किया था, ब्लैक स्वान इवेंट, भारत से विदेशी पैसा जा सकता है, और उस समय भारत को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इकोनॉमिक क्राइसिस से ही बड़ी क्राइसिस का जन्म होता है। रोटी कपड़ा मकान, लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि क्या कर रहे वो। डिक्टेटर हो तुम, टायरेंट हो तुम, डेमोक्रेसी हो, लोगों को फर्क पड़ता है कि बस उनका घर अच्छे से चलता रहे, पैसा बढ़िया आता रहे, उनको और कोई दिक्कत नहीं है। हम चाइना शी जिनपिंग को कुछ भी हो बहुत गालियां देते हैं, बट द ट्रुथ इज कि चाइना इज हाईली डेवलप्ड, यस, लेकिन हाँ, चाइना में बहुत ज्यादा क्लोज्ड उनका हिसाब किताब है, तो लोग परेशान हैं। अभी हमने देखा कोविड में बहुत परेशान है। भारत में कुछ राज्य खतरनाक है। देखो, डेट टू जीडीपी रेशियो, जीएसडीपी, यहां पे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूंगा। एफआरबीएन कमिटी है, आपको पता ही है, वो गाइडलाइंस देती है कि कितना होना चाहिए। मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूस कितना हो रहा है और कर्ज कितना है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपके पास कितना आ रहा है और आपने कितना कर्ज लिया है। सपोज अगर आप 30,000 रुपए कमा रहे हो और आपका कर्ज 50,000 है, तो 20,000 का डेट है। खतरनाक, वेरी डेंजरस, ठीक है। सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े महारथियों ने बोला है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने बोला है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन और एंटरप्रेन्योर, और जिसको भी आप उस कैटेगरी में फिट कर दो, इज टू हैव सेविंग्स। आपको सेविंग्स करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये, क्योंकि यही आपको बचाएगी। खर्चे कट करके सेविंग्स करो, ये राज्य नहीं कर पा रहे।
जीएसडीपी की अगर बात करें तो ये 20% के आसपास है। पहले ये 60% नहीं 60% था, 60% ही था, लेकिन अभी अभी भी ये 60% है, जिसमें 40% यूनियन का है कि यूनियन का डेट इतना नहीं होना चाहिए और 20% स्टेट का, मतलब 20% से नीचे नहीं जाना चाहिए जो कर्ज है। इस समय भारत के 18 राज्यों का जो डेट टू जीएसडीपी रेशियो है वो 31.2% के आसपास है, जिसमें 5 राज्यों, अभी मीटिंग हुई थी कुछ महीने पहले जब ये श्रीलंका क्राइसिस हुई थी मई में, तो वो रिपोर्ट आई थी, तो 5 राज्यों की बात की थी। वो 5 राज्य कौन है? हमारा यूपी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पंजाब। इनफैक्ट दिल्ली का भी इसमें नाम था। पंजाब वोपिंग माय गॉड 2 लाख करोड़ के आसपास का इनके ऊपर कर्ज है, बहुत ज्यादा। राजस्थान में भी सेम, वेस्ट बंगाल में भी सेम, आंध्र प्रदेश में भी सेम और यूपी में भी कर्ज बहुत ज्यादा है। आप समझ रहे हो? इनका जो जीएसडीपी, डेट टू जीएसडीपी होना 20% चाहिए, लेकिन इन जितने भी स्टेट्स हैं, एग्जैक्ट तो मैं भूल गया हूं, शायद राजस्थान का 39.2% है, 39.8% है, पंजाब का आई गेस 53% है, 53% के आसपास है, वेस्ट बंगाल का भी इसी 31% के आसपास है। आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, लेकिन इतने ही है। यानी कि 20% होना चाहिए, इन सबका 30% से ज्यादा है, जो कि खतरे की घंटी है। क्यों होता है ऐसा? कर्ज ले लो। जैसे अभी आम आदमी पार्टी ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी। देखिए, आम आदमी पार्टी ने बहुत शानदार सरकार बनाई है दिल्ली में, लेकिन उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश ने भी बोला कि आपको फ्री में गेहूं, चावल, ये सब पैसा जो जा रहा है वो कहां से जा रहा है? वो सरकारी खजाने से जा रहा है। कई बार हमने देखा, जैसे यूपी में जब योगी सरकार आई या कहीं और पे भी सरकार आती है, राजस्थान में जब अभी सरकार आई है अशोक गहलोत की, तो वहां पे भी यही बोला कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। बार बार आरबीआई बोलता है कि भाई कर्ज माफ करना इज नॉट द सॉल्यूशन। ये प्रेशर पड़ता है हम पे, सरकारें तो आ जाती है लेकिन झेलना हमको पड़ता है। तो वही जो अभी दिल्ली सरकार ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी और बाकी 20,000 करोड़ का एडिशनल बोझ जो है वो दिल्ली सरकार के ऊपर आएगा, खजाने के ऊपर आएगा। तो इस तरीके से फ्रीबीज या सब्सिडीज से हमको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। अब इसका मतलब आप खत्म नहीं करिए, आप पॉलिसी बनाइए, एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, समझ रहे हो? और एक ये तो रिकमेंडेड भी था कि एक बकायदा वो बनाई जाए, इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो कि इन सबको रेगुलेट, देखे कि किसको कितना कर्ज मिलना चाहिए। मतलब जैसे हेडमास्टर नहीं होते थे या पिताजी, एक सख्त पिताजी जो बताते कि बच्चा, बेटा तुम इतना ही खर्च करोगे, इससे ज्यादा खर्च नहीं करोगे, समझ लो। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब बड़ी बात यह है कि क्या भारत में श्रीलंका जैसे हालात होंगे जैसे आप हुए हैं? इसका सवाल है नहीं, नो। क्यों? सबसे पहली बात तो यह है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफी अच्छी है। भारत के अमेरिका से भी बहुत अच्छे रिलेशन है, रशिया से भी बहुत अच्छे रिलेशन है, ठीक है। और भारत, देखिए कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, स्टिल भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो इतनी बढ़िया है कि अगर इन केस अगर ऐसी कंडीशन आती है तो लोग यहां पे आएंगे मदद करने, अच्छे तरीके से आएंगे, चाहे वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो और भी देश हो, वो मदद करेंगे। दूसरा, भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी, भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी रहती है आमतौर पे। आरबीआई जो है ना इन सब चीजों पे नजर रखता है। अब देखिए, फंडामेंटल लेवल पे सोचिए, फंडामेंटल लेवल पे होता क्या है ना कि जब जो, हालांकि मैं बिल्कुल मानता हूं ये कि जरूरी नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हो तो बहुत समझदार हो, बट आरबीआई में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब दे टेक बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो सबसे बेस्ट होते हैं ना, बेस्टेस्ट। आप बैंक का एग्जाम देखिए, आज बैंक के एग्जाम में 10 से 12 लाख लोग बैठते हैं सिर्फ पीओ के एग्जाम में, और बड़े बड़े ब्रिलियंट लोग बैठते हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं, तगड़े लोग बैठते हैं, उनमें से बहुत कम का ही सोल्यूशन होता है। तो भारत में जो स्किल है ना वो बहुत बढ़िया है, और फंडामेंटल लेवल पे यही काम आता है कि आपकी लीडरशिप कैसी है, आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है। तो आरबीआई में जो लोग बैठते हैं वो बहुत बढ़िया है, शानदार है। अब देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर पॉलिटिकल हस्तक्षेप रहता है तो फिर आरबीआई प्रेशर में आता है, फिर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं है तो आरबीआई अपने हिसाब से काम करेगा। और इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आमतौर पर भारत की बहुत ही बैलेंस्ड रहती है, बहुत ही बैलेंस्ड। इन्फ्लेशन 2 प्लस माइनस 4% तक होना चाहिए, यानी कि 2% से कम नहीं, 6% से ज्यादा नहीं। अभी 7.5% तक चला गया था, लेकिन अभी वो फिर वापस आ रहा है 7% के आसपास, ठीक है।
तो इसीलिए भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बढ़िया। फिर उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पब्लिक। पब्लिक लोग जो है, देखिए भारत में डेमोक्रेसी है, तो यहां पे पॉलिटिशियंस को भी थोड़ा सा अवेयरनेस है। जैसे श्रीलंका में क्या था कि कुछ भी हो राजपक्षाई परिवार जीतेगा, लेकिन भारत में क्या है ना, भारत में लोग समझदार हैं। राज्यों में देखिए सरकार बदल जाती है, ये सब बात है कास्ट, ये फलाना धमाका, ये सब कुछ नहीं है। एक्चुअल में ना, मैं एक सेफोलॉजिस्ट है, वो बहुत बढ़िया, मैं कोशिश करूंगा कि उनको इंटरव्यू मैं करने की मतलब आपके सामने लेके तो वो बताएंगे आपको कि भारत में वोटिंग पैटर्न क्या है। तो यहां पे वो है कास्ट एंगल, ठीक है, लेकिन याद रखना कि भारत में एक्चुअल में वोट उसी पे ही होता है किसने कितना काम किया। सिंपल, तुमने काम नहीं किया तुमको जनता उखाड़ फेंकेगी। भाई कास्ट तो हमेशा से ही भारत में, फिर भी सरकारें क्यों बदल जाती है बताइए मुझे। सरकारें बदलती है ना, तुमने काम नहीं किया तो सरकार तुम्हारी बदल जाएगी, तुमने काम किया सरकार नहीं बदलेगी, खत्म। तो भारत में एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है, 5-5 साल में चुनाव होते हैं, कई बार तो पहले ही हो जाते हैं, सरकार गिर जाती है। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं था। श्रीलंका में कुछ भी हो, बैकडोर से जो सरकार चलती थी वो राजपक्षा की ही चलती थी। यहां पे पॉलिटिशियंस को भी पता है कि हम एक लिमिट तक ही पुश कर सकते हैं, वरना फिर जनता जब आक्रोश जताएगी तो हमको वापस लेना होगा। भारत में भी आंदोलन होते हैं, ऐसा नहीं है, भारत में भी आंदोलन होते हैं, ठीक है। तो यह चीज है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, देखिए तो कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल देखें ना, तो इंडिया इज डेफिनेटली अ लीडर इन वेरियस सेगमेंट। भारत का प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर वो अलग बात है कि भारत का एग्रीकल्चर ठीक है, 60% लोग हैं, जीडीपी में आउटपुट जो है वो 18% है, बट ये जो चीज है ना, ये प्राइमरी है, इंसान को चाहिए खाना, और भारत में प्रोडक्शन अच्छा खासा है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। उसका एक रीजन ये भी है ना कि भारत एक गिफ्टेड कंट्री है, भारत में डाइवर्सिटी है मेरे भाई, भारत में डाइवर्सिटी। अगला रीजन डाइवर्सिटी है, उसमें भी आऊंगा। तो भारत में नदियां, इतनी सारी नदियां बहती हैं। श्रीलंका में बहुत बड़ी, वो चारों ओर से समुद्र से घिरा है। ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी देश की प्रगति के लिए, आपको पता है। अगर देश की ज्योग्राफी बढ़िया है, मजा आ जाएगी। तो भारत एक डाइवर्सिफाइड नेशन है। भारत में आपको 8 प्रकार की सॉइल है। इधर गंगा प्लेन्स में आपको जो गंगा प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ज्योग्राफी के भी 6 डिविजन्स है ना भारत की अगर बात करें, तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो पूरा एलुवियल सॉइल है ना। अब वो फर्टाइल, हाईली फर्टाइल, गजब प्रोडक्शन होता है। इधर आप साउथ में चले जाए तो आपको ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा मिलेगी, तो वहां पे कॉटन के लिए बहुत बढ़िया होती है। रेड सॉइल आपको मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो ज्योग्राफी जिस तरीके की भारत की है, वहां पे एग्रीकल्चर बूस्ट होता है, प्रोडक्शन अच्छा है भारत का, ठीक है, कृषि होती है। और लोगों को खाने की तो कभी फिलहाल नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होगी। हां, खाने की कमी पॉलिसी की वजह से, सरकार की वजह से होती है, वो एक अलग है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इतनी सारी नदियां बहती हैं भैया, वो वही है कि फिर भी हम पैसे हैं, वो गलत है, लेकिन इतनी सारी नदियां बहती हैं, सॉयल, उसके बाद बाकी जो माउंटेन रेंजेस और जो हमारी वनस्पतियां हैं, उनकी वजह से भारत में इस तरीके की कंडीशन कभी नहीं आएगी। समझ लो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डाइवर्सिटी। जैसा कि मैंने बताया, डाइवर्सिटी किस चीज में, जैसा कि मैंने बताया कि भारत के कुछ राज्य गड़बड़ है, लेकिन सारे राज्य गड़बड़ नहीं है। गुजरात बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव है, उत्तर प्रदेश भी प्रोडक्टिव है, कर्ज ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन वहां पे बहुत है और वो डेवलप कर रहा है, ठीक है। ऐसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, अब नॉर्थ ईस्ट बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। तो भारत में ओवरऑल ये बिल्कुल बात सही है कि इन 5 राज्यों के लिए बोला गया था कि अगर ये भारत का हिस्सा नहीं होते तो अब तक ये डूब जाते, यूनियन का हिस्सा इसलिए बचे हुए हैं। लेकिन आप ये भी तो देखो कि भारत एक यूनियन है और भारत में राज्य जो है, ज्योग्राफी ऐसी है ना कि हर राज्य जो है वो अपने हिसाब से बेस्ट देने की कोशिश करता है। अब कुछ राज्य उसमें बहुत बढ़िया तरीके से बाजी मारते हैं, साउथ के राज्य बहुत बढ़िया तरीके से बाजी मारते हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन, इनका जीएसडी भी बढ़िया है, कश्मीर भी, नॉर्थ ईस्ट भी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। और इधर गुजरात साइड आप चले जाइए, महाराष्ट्र साइड आप चले जाइए, सेंट्रल इंडिया में, तो वो भी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। झारखंड में भले वहां पे नक्सलाइट है, वहां पे प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां पे मिनरल्स भी बहुत ज्यादा है, खनिज भी बहुत ज्यादा है। झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू के ही सब आता है ना ये। तो ये समझिए कि डाइवर्सिटी भी भारत की ऐसी है कि इस तरीके की कंडीशंस नहीं आएंगी, है ना। तो ये कुछ रीजंस है। तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में हो सकता है कि ऐसी कंडीशन आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल
वी आर क्वाइट सेफ। अब देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। भारत में जो आंदोलन हुए हैं ना, महंगाई बहुत ज्यादा है, नो डाउट महंगाई दर बहुत ज्यादा है, अभी मतलब काफी तेजी से ऊपर जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से ऊपर जा रहा है, ये अच्छे साइंस नहीं है, इट्स नॉट अ गुड साइन। बट वही चीज है ना कि जनता का मूड खराब हो, सरकार को बाहर फेंक देगी, सरकार को बाहर निकाल देगी, फिर नई पॉलिसी लेके आएंगी। अगर गड़बड़ होगी तो वो सरकारी लेवल पे होगी, गवर्नमेंट लेवल पे होगी, गड़बड़ होगी तो ऐसे भारत जो है इट इज क्वाइट सेफ। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और हाँ, एक चीज और यार, मैंने व्लॉगिंग फिर से शुरू कर दी है, तो अभी मैंने सिद्धांत अग्निहोत्री व्लॉग्स पे जाना, तो मैंने अभी वाराणसी का व्लॉग बनाया, देखना यार ऐसे 6-7 महीने हो गए, मैंने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं। चलो ओके, थैंक यू सो मच।